हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी क्लासेस लुधियाना से संजय अहवाल। तो दोस्तों, मैं अभी तक आपको अपने YouTube चैनल अपनी क्लासेस लुधियाना में कक्षा 10वीं की 2 या 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसमें आप जंतु में प्रजनन से पहले प्रजनन के बारे में आप जान सकते हैं। इसके बाद को आपको दूसरी वीडियो में दोस्तों मैंने आपको उपलब्ध करा दिया है, जिसमें आप पौधों में प्रजनन, इसके बाद मैं आपको आज तीसरी वीडियो या फिर जंतु में प्रजनन को बताऊंगा। तो प्रजनन के बारे में हम पहली और दूसरी वीडियो में जान चुके हैं। अगर प्रजनन के बारे में बात करें तो प्रजनन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो क्या होता है, जीव अपने ही समान नई संतति को उत्पन्न कहते हैं या बनाते हैं या निर्माण कहते हैं। क्या कहलाता है? प्रजनन। अब प्रजनन में आपको मैं पहले बता चुका हूं कि 1, 2 और 3 मतलब बढ़ती प्रजनन, इसके बाद लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन। तो वैधिक प्रजनन मुख्य रूप से आपके किस में होता है? पेड़ पौधों में। अलैंगिक प्रजनन आपके मुख्य रूप से देखें तो किस में होता है? सूक्ष्म जीवों में या सरल जीवों में। अलैंगिक प्रजनन किस में होता है आपके? अलैंगिक प्रजनन होता है आपके सूक्ष्म जीवों में, या फिर आपके क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव बोले या हम सरल जीव में होता है। लैंगिक जीव क्या इसके बाद होता है आपके लैंगिक जीवों में, जिसको हम क्या कह सकते हैं? जटिल जीव या फिर बहुकोषीय जीव। अब हम देखेंगे कि आपके लैंगिक प्रजनन में हमने कल के वीडियो में देखा था पुष्पों में प्रजनन। तो पुष्पों में प्रजनन के बारे में हम जान चुके हैं। अब आज जानना है हमें दोस्तों किसके बारे में? जंतुओं में प्रजनन। तो जंतु में प्रजनन के लिए हम देखते हैं 2 लिंग की आवश्यकता होती है। 2 लिंग। अब यह आपके 2 लिंग आप देख सकते हैं। तो अगर हम खड़ा कर दें x और x y, तो दोस्तों यहां पर x जो होगा आपका क्या होगा? नर, और आपका सॉरी दोस्तों, x क्या होगा आपका? मादा, और xy क्या होगा आपका? नर। अगर हम 2 लिंगों की बात करें तो मनुष्य क्या है या फिर जो प्राणी है वो आपका क्या है? एक लिंगी। एक लिंगी से तात्पर्य है हमारा कि एक लिंग आपका किस में उपस्थित होता है? मादा में, और दूसरा लिंग आपका किस में उपस्थित होता है? नर में। तो ये दोनों क्या हो गए आपके? एक लिंगी। ये भी क्या हो गया आपका? एक लिंगी। अब क्या होता है कि जब x क्या होता है? जब x आपस में संयोग कर लेते हैं तो आपका क्या बन जाएगा? डबल x। और क्या होगा दोस्तों? जब x और y आपस में संयोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? x y। तो आप देखेंगे को x को प्रेजेंट करता है आपकी क्या? मादा। तो क्या हो जाएगा? आपके जो जीव हैं, जो आपके जीव है जंतु, मतलब उनमें किसका निर्माण हो जाएगा? आपके मादा मतलब लड़की। और जब किसका संयोग हो जाएगा? आपके x और y का, तो उसमें किसका निर्माण हो जाएगा? आपके नर मतलब लड़का या पुरुष का। अब ये तो हो गई आपकी आगे की बात, लेकिन हमें क्या देखना है कि जो जीव जंतु होते हैं उनके द्वारा जो क्या होते हैं आपके प्रजनन अंग या प्रजनन अंग के बारे में अगर प्रजनन अंग ना बोल के हम उन्हें क्या कह सकते हैं? उत्पत्ति के लिए उत्तरदायक। उत्पत्ति के लिए उत्तरदायक अंग क्या होते हैं? प्रजनन अंग या उत्पत्ति के लिए उत्तरदायक अंग। तो ये क्या होते हैं? आपके नर और मादा में उपस्थित होते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे उसका। तो अभी हमने देखा था कि x और x y क्या करते हैं? संयोग करते हैं। तो वह किसका निर्माण होता है? जब x मिलते हैं तो क्या बनता है? आपकी मादा। और जब x y मिलते हैं तो क्या बनता है? आपका नर। तो अब हम यहां से क्या देखेंगे? नर का जनन अंग
क्या देखेंगे हम? नर का जनन अंग। इसके बाद हम क्या देखेंगे? मादा का जनन अंग। तो नर के जनन अंग में जो मुख्य भूमिका होती है वो होती है आपके किसकी दोस्तों? विषण। क्या होते हैं आपके? विषण। यह आकृति में आपको अंडे के समान दिख रहे होंगे। ये आकृति में किसके समान होते हैं? अंडे के समान। अब इनके जस्ट ऊपर से क्या होती है? एक नली। वो क्या होती है? एक जोड़ी में क्या होती है? नली। अब जो नली होती है इन्हें हम क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी। क्या कहते हैं हम इन्हें? शुक्रवाहिनी। अब शुक्रवाहिनी के ऊपर होता है आपका एक अंग, जैसे हम क्या कहते हैं? शुक्राशय। अब यहीं से आपका क्या लगा होता है? सेशन, या हम क्या कह सकते हैं? पेनिस। क्या होता है आपका? सेशन या पेनिस। अब जो आपका क्या है? विषण। तो विषण के आपके विषण को बांटा जाता है मुख्य रूप से दो भागों में। इतना समझ में आया? ये क्या है आपका? विषण। विषण को हम बोल सकते हैं अंडकोश। क्या कहते हैं? अंडकोश, या फिर हम इसको क्या कहते हैं? विषण। अब विषण के जस्ट ऊपर से क्या होती है? एक नली लगी होती है जिसमें क्या होती है आपकी? शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी जाकर किसमें खुलती है आपकी? शुक्राशय। अब शुक्राशय के जस्ट ऊपर हम इससे पहले क्या पढ़ चुके हैं? उत्सर्जन। याद है आपको? उत्सर्जन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो उत्सर्जन में क्या होता है कि ऊपर होती है दो किडनी। किडनी के ऊपर होता है आपका अधिवृक्क। अधिवृक्क से क्या होती हैं? आपकी नलिकाएं निकलती हैं जिनमें क्या किसका निर्माण? क्या आता है यहाँ पर? मूत्र। मूत्र आता है इनके द्वारा। ये क्या है आपकी? मूत्रवाहिनी। क्या है ये आपकी? मूत्रवाहिनी। ये क्या है आपका? किडनी या वृक्क। ये क्या है आपकी? अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है आपका? शुक्राशय। अब शुक्राशय के हाँ, यहाँ पे आपका क्या होता है? शुक्राशय। अब शुक्राशय के जस्ट नीचे क्या होता है? दो मटर के बीच के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। दो मटर के बीच के समान। अब जो मटर के बीच के समान संरचना है, इनमें क्या होता है कि दो हार्मोन रिलीज होते हैं। हार्मोन। अब यहाँ पर थोड़ा समझेंगे हम। यहां से आप देख, नीचे से भी नली, बीच में क्या है आपका? शुक्राशय, और यहाँ पे आपका क्या है? मूत्राशय। ठीक है। ये क्या है आपका? मूत्राशय। नीचे क्या है आपका? शुक्राशय। इसके जस्ट नीचे क्या है आपकी? शुक्रवाहिनी। और शुक्रवाहिनी के जस्ट ऊपर आपकी जो संरचना पाई जाती है नीचे, और तो उसमें क्या होते हैं? बीज के समान दो संरचनाएं होती है जिनमें से क्या रिलीज होते हैं? आपके हार्मोन। अब हार्मोन रिलीज होंगे। अब जो आपके मूत्राशय से आने वाली मूत्रवाहिनी किसमें खुलती है? आपके मूत्राशय में। और यहाँ से शुक्रवाहिनी जाके किसमें खुलेगी? शुक्राशय में। तो यहाँ पे क्या रहेगा? एक ट्रैफिक। ट्रैफिक समझते हो? ट्रैफिक क्या होता है? रेड लाइट और ग्रीन लाइट। ठीक है। रेड लाइट कब होती है? किसके लिए? मूत्र के लिए। जब यहाँ से किसका निर्माण हो, किसको निकलना है? स्पर्म। किसको निकलना है? स्पर्म। और ग्रीन लाइट कब हो जाती है? जब स्पर्म निकल जाता है तो फिर आपको किसको रास्ता मिल जाती है? आपके मूत्र को। तो वो कहां से निकलता है? आपके सेशन से। अब यहाँ पे सोचने लायक बात है कि इसी से किसको निकलना है? मूत्र निकलना है। और यहीं से क्या निकलना है? स्पर्म निकलना है। रास्ता एक है, जाने वाले दो हैं। तो कुछ ना कुछ रास्ता एक है, जाने वाले दो हैं।
ठीक है, जाने वाले कितने हैं? 2 हैं। तो यहाँ पे क्या लगी है आपकी? ट्रैफिक लाइट। अब ट्रैफिक लाइट को जलाया भी जाएगा, ट्रैफिक लाइट को क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा। तो जलाने का कार्य कौन करेंगे? आपके हार्मोन। ठीक है, अब ये आपके हार्मोन होते हैं मुख्य रूप से 2। पहला रहेगा आपका प्रोटेस्ट, दूसरा रहेगा कार्पुलस। पहला रहेगा आपका प्रोटेस्ट, दूसरा रहेगा कार्पुलस। अब प्रोटेस्ट के बारे में हम पिछले अध्याय में जान चुके हैं, जब हमने क्या पढ़ा था? हार्मोन पढ़ा था। तो हार्मोन में हमने बताया था कि प्रोटेस्ट काम क्या कहता है कि जाओ जाओ जाओ, मतलब करो करो करो। और इसके बाद हमने दूसरा कौन सा बताया था? बता सकता है कोई? एक रुकता है नहीं करो। प्रोटेस्ट के बाद दूसरा कौन सा है? बता सकता है कोई? बता सकता है? इसके बाद होता है आपका एस्ट्रोजन। क्या होता है? एस्ट्रोजन। तो एक क्या होता है आपका? प्रोस्टेज। दूसरा क्या होता है आपका? एस्ट्रोजन। अब यहाँ पे देखिए आप, जे एक नया शब्द देखा है हमने, ये क्या है आपका? कार्पुलस। तो कार्पुलस क्या कहता है? जो आपका स्पर्म बना, स्पर्म। अब स्पर्म बनने की क्रिया कहाँ पे पूर्ण होनी है? आपकी वृषण में। इसको जान लें पहले। अब इसमें क्या होता है कि आपकी महीन संरचनाएं होती हैं, ठीक है, जिनकी संख्या 600 से 400 के मध्य में होती है। जिनकी संख्या कितनी होती है? 600 से 400 के मध्य। अब ये जो छोटी छोटी महीन नलिकाएं हैं, जिस संयुक्त रूप लेकर कितनी बन जाती है? 10 से 15 में। 10 से कितनी अवस्था में आ जाती है? 15 में। अब यहाँ पे क्या होता है? आपका प्रोटेस्ट हार्मोन क्या कहता है आपके? इसमें क्या होना? रिलीज होना है जी। प्रोटेस्ट हार्मोन होता है इसमें रिलीज आपके, किसमें? वृषण में हो जाता है रिलीज। अब रिलीज होने के बाद क्या कहता है कि करो करो, मतलब अब कुछ होना चाहिए, है ना? तो फिर क्या कहता है कि इशारा देता है कि आप कुछ कीजिए। तो फिर यहाँ पे क्या होता है? इनकी संरचना बदलनी शुरू हो जाती है। इनकी संरचना क्या होती है? बदलती है। अगर जब ये नॉर्मल स्थिति में रहते हैं तो मतलब कुछ इनकी अगर संरचना देखें तो छोटी होती है, और जैसे ही किस में आ जाते हैं आपके मतलब उत्तेजित अवस्था में। उत्तेजित अवस्था मतलब जब क्या हो जाते हैं ये एक्टिव, तो इनका आकार क्या होता है? परिवर्तित होने लगता है। अब यहाँ पर परिवर्तन के फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाता है? आपके स्पर्म का। स्पर्म का निर्माण हो जाता है। अब स्पर्म कहाँ पहुंचता है? आपके शुक्राशय में। शुक्राशय में पहुंचा। अब शुक्राशय में क्या है? कार्पुलस है आपका। कार्पुलस। अब कार्पुलस क्या कहता है? इशारा देता है। क्या कहता है? ग्रीन लाइट, मतलब इसको रोको। किसको? मूत्र को रोको, मूत्र मार्ग को रोक दें। अब किसको निकलना है? स्पर्म को। कार्पुलस किसको इशारा देता है? आपके मूत्राशय में जो मूत्रवाहिनी उनको रोकने के लिए। रोकने के बाद कार्पुलस अपना पहुंचता है यहाँ पे। एक्टिव होने के बाद इसमें क्या होता है? जे मिल जाता है, जिसमें स्पर्म में क्या आने लगती है? गंध। कार्पुलस के कारण क्या होता है? स्पर्म में आने लगती है गंध। गंध के फलस्वरूप हमें पता चल जाता है कि स्खलन हो चुका है। अब इसके बाद आपको इतना समझ में आया? स्पर्म निर्माण के बाद बाहर निकलना। तो ये क्या हो गया आपका? क्या हो गया? नर जननांग का सचित्र वर्णन। अब थोड़ा इसके बारे में जान ले हम। एस्ट्रोजन अब जैसे क्या हो जाता है? स्खलन हो जाता है। तो ये हमें क्या कहता है? बेचैन करा देता है कि अरे यार कैसा नहीं करना। तो ये हमें क्या कराता है? बेचैन कराता है कि जो भी किया हमने गलत किया, हमें ऐसा नहीं करना था। लेकिन इनको काम का है कि कल लो जे कागे अरे यार नहीं करो। तो जे कागे अब इनकी बात तो जो नहीं मान पा रहे, तो इनकी बात का कर ले जे मान जावे के बाद जे में नहीं के संगे हो जाते, ठीक है बच्चा कर लो। कहवे की बात का हो जे बाहर आ जा, फिर जे ने फिर सता करे यार गलत करो तुमने,
गलत करा तुमने। तो क्या है तुम्हारा एक हार्मोन का है तुम्हारा प्रोटेस्ट, दूसरा क्या है आपका कार्बोलस, तीसरा क्या है आपका एस्ट्रोजन। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब इतनी सारी प्रक्रिया होती है तो आपने एक चीज सुनी होगी, पुरुष नसबंदी और मादा नसबंदी। तो नसबंदी का मतलब क्या होता है, जो आपकी शुक्राणुजन कोशिकाएं हैं या नलिकाएं हैं, इनको क्या कहता है डॉक्टर, यहाँ से काट देता है, मतलब मार्ग बंद। ठीक है, मार्ग बंद। अब कार्बोलस हार्मोन कहाँ बनना है आपके यहाँ पे, अब कार्बोलस बंद हो जाता है लेकिन इसके अंदर नहीं जाता है, नहीं जाता है तो सारा भी नहीं मिलेगा। जो गहरा है कल्लू लेकिन तुम्हें रेड एरिया है तो कैसे जा पाया तुम, रेड एरिया लगा ना, लेकिन क्या बनना तुम्हारा शुक्राणु तो बनना है, तो रेड एरिया के आगे तुम्हें नहीं जा पाना है। अगर तुम नहीं जा पाए तो सिंपल सी बात है, इसमें स्खलन नहीं होगा, इसके कारण आपको क्या हो जाता है, नसबंदी हो जाती है। आपने देखा होगा एक होते हैं सांड, सांड बेला सांड है ना, और तो एक होते हैं आपके बेल और दूसरे होते हैं आपके सांड। तो बेल की स्थिति क्या होती है, जे प्रजनन की क्रिया पूर्ण नहीं कर पाते हैं बेल। उसके बाद सांड देखियो तुम, मतलब जितने छत में डोला तो मिल रहे हैं, मतलब पे अपने फोगे में अपने अलग ही स्वैग में चला कि हमें सबको है ही नहीं, हमें सबको है ही नहीं। ई के बारे में तुम कहावत भी समझते कि तुम तो सांड से चल रहा है नहीं कि तुम तो यार सांड से डर रहा है, मतलब रीजन कि तुम्हारे मन में कछु ना कछु गलत विचार चल रहा है, मतलब तुम सांड से फिर रहे। बात आई समझ में। ई के बाद तुम दूसरी स्थिति देखो, जैसे तुमने बकरी भी देखी होंगे तो बकरा भी हो, तो एक बकरा का हो बहुत हष्ट पुष्ट तो दूसरे बकरा का होता है, मतलब उनको नॉर्मल बिहेवियर रहते हैं। जो हष्ट पुष्ट मतलब जो हष्ट पुष्ट है तो उनमें से कहाँ निकाल दिया जाता है आपकी बेसैंड को क्या कह दिया जाता है, रिमूव कह दिया जाता है। रिमूव, हाँ, रिमूव होने के बाद क्या होता है कि शुक्राणु का निर्माण नहीं कर पाते हैं। अब शुक्राणु का निर्माण क्या होता है, जो आपका रक्त है, ब्लड के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, दो प्रकार के, WBCS और RBCS। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल। तो आपके शुक्राणु का निर्माण किससे होता है, शुक्राणु का निर्माण किससे होता है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स से। ठीक है, इसके बाद व्हाइट ब्लड सेल्स में क्या मिल जाता है आपका कार्बोलस हार्मोन, जो क्या कह देता है आपके गंध को बढ़ा देता है, जिससे आपको क्या पता चल जाता है, स्खलन हो चुका है। इस प्रकार आपका क्या होता है, जो मानव या फिर क्या कह सकते हैं नर का जनन तंत्र या अंग क्या कहता है। समझ में आया? समझ में आया है तो दोस्तों लाइक शेयर एंड कमेंट करें।